Welcome to Common Mind. So today we are going to do the remaining part of the first paper of CDS, that is from 51 to 100 question number. Uh, by now मतलब अब तक आपको एक रफ आइडिया लग ही चुका है कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस लिए थे वो नॉर्मली या मेजरली नंबर सिस्टम से आए थे और जो आप कह सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन हो गया या फिर वर्क टाइम हो गया, इन सब से क्वेश्चन आए थे। कुछ कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन के भी थे। हाँ, तो अभी हम जो सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि मेजोरिटी क्वेश्चन आपके इधर ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स से आए हुए हैं, कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री से हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर हाई। एक लेवल प्लेन है, मतलब एक ग्राउंड टाइप है, और वहां पे एक टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, एक टावर है ये, और ये है ग्राउंड। हमसे कह रहा है कि फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एलिवेशन डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। हम सभी को पता है, अगर सन जैसे मान लेते हैं, सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, तो जब सन एकदम ओवरहेड होता है, मतलब एकदम आपके सर के ऊपर होता है, तो आपकी शेडो सबसे कम होती है। फिर जैसे 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 वो एंगल बढ़ाते जाता है विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो आपकी जो शेडो है उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूँ, तो यहाँ से जो शेडो आएगी इस टावर की, सपोज ये शेडो यहाँ कहीं पड़ रही है, और उसके बाद जब ये 30 डिग्री का एंगल, यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, तो जब ये वाला एंगल 30 डिग्री का जब एलिवेशन होता है, जब ये 60 डिग्री में बदल जाता है, सॉरी ये जब 60 डिग्री है ना, जब जितना ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उतने ज़्यादा पे होगा। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सन यहाँ पे है। जब सन यहाँ पे होगा, थोड़ा सा और दूर जाएगा, तो इसकी शेडो और बढ़ जाएगी, शेडो की लेंथ और बढ़ जाएगी। इस केस में ये जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। धीरे धीरे जब जब जैसे जैसे एंगल कम होता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी शेडो की लेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। हम देखते हैं ना, जब सनसेट होता है तो हमारी जो शेडो की लेंथ है बढ़ती जाती है, लेकिन जब सनसेट होता है तो उस केस में हमारा जो एंगल है वो भी घटता रहता है। ठीक है, तो बस यही यही दिया हुआ है आपसे क्या, इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर। 50 मीटर लॉन्गर कहने का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जो हमको गिवन है, 50 मीटर लॉन्गर है। बस कुछ नहीं करना है आपको, आपको टेन का फॉर्मूला लगा देना है। क्या, टेन 30 इज इक्वल टू, अगर हमसे क्या क्वेश्चन पूछे, हाइट ऑफ द टावर, इसको मैं एच मान लेता हूँ, ये हमारा हाइट ऑफ द टावर है, तो टेन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन 50। इसको कुछ भी मान लेते हैं, सपोज इसको मैंने एक्स मान लिया, है ना, तो टेन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन 50 प्लस एक्स, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा टेन 60 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एच बाई रूट थ्री। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, वन बाई रूट थ्री इक्वल टू एच अपॉन 50 प्लस एच बाई रूट थ्री। ठीक है, तो ये रूट थ्री ऊपर जाएगा, तो वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री एच अपॉन 50 रूट थ्री प्लस एच। रूट थ्री यहाँ से जाएगा तो आपका पास हो जाएगा 50 रूट थ्री प्लस एच इज इक्वल टू 3h। एच उधर जाएगा और टू इधर आएगा, तो आपके पास जो एच की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल जो है हाइट ऑफ द टावर इसकी वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको शो कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन मतलब कैसे मतलब अप्रोच करेंगे। यहाँ पे मैं खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इसमें टाइम लग रहा है। बाकी ये जो भी क्वेश्चन है आपका नॉर्मली 25 to 30 सेकंड्स का क्वेश्चन। ठीक है, 25 रूट 3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 3 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब है कि the angle of elevation of the top of a tower 30 meter high from the foot of another tower 60 degree, and the angle of the elevation of the top of the second tower, the first tower is 30। कहने का मतलब है कि ये जो टावर है, ये एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसकी हाइट आपकी 30 मीटर की है, फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन। मतलब यहाँ पे एक दूसरा टावर भी खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक दूसरा टावर खड़ा हुआ है, और यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, हाँ सर,
कितना एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर, यानी कि ये वाला टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। कि अगर हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, यानी कि इस टावर के हेड को मैं इस टावर के फुट से देख रहा हूँ, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 30। द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज m टाइम्स। अगर हम डिस्टेंस को बोल रहे हैं, ये हमारी डिस्टेंस है d। द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज m टाइम्स द हाइट ऑफ द शॉर्टर टावर। सपोज ये हमारा शॉर्टर टावर है, इस शॉर्टर टावर की हाइट को मैंने h मान लिया, ठीक है। इसको मैंने h मान लिया। तो अब यहाँ पे लगा दीजिए, ये दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, एरो को ध्यान से फॉलो करिए, ये आपका ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल ये वाला हो गया। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में लगाऊं tan 30 इज इक्वल टू h/d। और यहाँ पे हमको एक चीज रखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टावर्स इज m टाइम्स द हाइट, यानी कि जो d की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू m टाइम्स द हाइट ऑफ द शॉर्टर टावर। हाइट ऑफ द शॉर्टर टावर क्या है, h, तो बेसिकली d इज इक्वल टू mh। तो tan 30 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू h/d की वैल्यू mh है। h से h कैंसिल आउट हो गया, तो m की वैल्यू आपके पास √3 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 53 क्या बोल रहा है, if cos x plus sec x equal to 2, then what is cos x होल की पावर n plus sec x होल की पावर n। तो अब देखिए, अगर हमको ये दिया हो तो हम sec x को लिख सकते हैं 1/cos x। तो आपके पास हो जाएगा cos x plus 1/cos x इक्वल टू 2। यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनेगी cos स्क्वायर x में, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपके पास क्या बनेगा, cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली यहाँ से cos x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जब cos x की वैल्यू 1 है तो sec x की वैल्यू भी 1 आपके पास आ जाएगी, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज cos x की पावर n प्लस sec x की पावर n। तो आप चाहे यहाँ पे आप n की कोई भी वैल्यू लो, cos x की वैल्यू तो हमेशा 1 है क्योंकि एंगल दोनों में सेम है x और x। sec x की वैल्यू हमेशा 1 है। तो ऑब्वियसली आप कुछ भी पकड़ें, भी आप n की पावर ले लें, दोनों पावर दोनों की वैल्यू 1 ही आएगी, तो 1 प्लस 1 की वैल्यू हमेशा। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज sin 25 sin 35 sec 65। अब देखिए, sec 65 को आप कोसेक 90 - 25 लिख सकते हैं, और sec 55 को आप कोसेक 90 - 35 लिख सकते हैं। कोसेक 90 - 25 क्या हो जाएगा, कोसेक, सॉरी, एक मिनट हाँ, सॉरी, कोसेक नहीं, सेक। सेक 65 को लिख सकते हैं सेक 90 - 25, और सेक 55 को आप लिख सकते हैं सेक 90 - 35। अब सेक 90 - 25 क्या हो गया, कोसेक 25। और सेक 90 - 35 क्या हो गया, कोसेक 35। बस कुछ नहीं, अगले स्टेप में आंसर है। कोसेक 25 को आप लिख सकते हैं 1/sin 25, और कोसेक 35 को आप लिख सकते हैं 1/sin 35। तो साइन 35 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया आपको कितना, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 25 माइनस साइन 25। इसकी वैल्यू हमको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे हम cos 25 को cos 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं cos 90 - 65 क्या हो जाएगा, साइन 65 माइनस साइन 25। अब कुछ नहीं करना है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2। दिस प्लस दिस कितना हो गया, 90। 90/2 कितना हो गया, 45। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन माइनस दिस बाई 2। दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, 0। 40, 40/2 20। तो cos 45 तो 1/√2 होता है, और 2/√2 हो जाएगा आपका रूट। ये पूरा एक्सप्रेशन आपका √2 हो जाएगा, √2 साइन 20। अब देखिए, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो नेगेटिव और 0 तो गया। अब देखिए, अब लेकिन ये पॉजिटिव बट लेस देन 1 है कि पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1, कैसे डिसाइड।
देखिए जो साइन 20 की वैल्यू होती है वो लेस देन साइन 30 होगी फंक्शन है। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो बेसिकली लेस देन 1/2, साइन 20 लेस देन 1/2, और रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट इज लेस देन बेसिकली 1/√2। अब 1/√2 की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी, कि रूट टू जो है वो 1 से बड़ी क्वांटिटी है। बड़ी क्वांटिटी पे जब आप डिवाइड करेंगे किसी 1 से किसी बड़े नंबर को जब आप उससे डिवाइड करिएगा 1.41 है ना, कि रूट टू की वैल्यू कितनी 1.41 होती है, डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 आएगी कुछ वैल्यू, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है लेकिन लेस देन 1। तो आप देखते हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू है 4, ये आपका बेस हो जाएगा। अगर आप इधर से देखेंगे तो बेस ये होगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बचा 3 प्लस साइन सी। साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन 4/5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका? 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, so कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 है, तो यहाँ से मैं बीटा को 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा, कोसेक 90 माइनस कोसेक 90 माइनस अल्फा क्या होता है? सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन बीटा को भी आप यहाँ से 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा आपका? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा सेक अल्फा, तो आपका सेक अल्फा को आप लिख सकते हो 1/कॉस अल्फा, ऐसे कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा डिफिकल्ट वाले मतलब इस टाइप के टिपिकल सवाल नहीं आते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू 3/2 यहाँ से नहीं करना है आपको, यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकाल देना है यहाँ से, तो आपके पास बनेगा 2 कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा प्लस 1। दोनों से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दोनों से मैंने साइन थीटा कॉमन निकाल दिया, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? अब रख देते हैं वैल्यू यहाँ पे, रखेंगे तो आएगा 3 - 1 अपॉन 3 + 1, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/4, यानी कि 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। पहले हम इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब मैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि दिस प्लस दिस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस ए बी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इस इस एक्सप्रेशन को या फिर इस पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिखूंगा कैसे? +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आप अगर आप ध्यान से इसको देखें तो इसको सॉल्व करने के बाद यही सेम चीज है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ऐसे 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे तो 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ और इस वाले एक्सप्रेशन को जो मैं ब्लैक से भी लिखने वाला जो एक्सप्रेशन है आपका, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2। फाइनली जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो क्या है? 1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो यहाँ से यहीं से निकालेंगे। तो बेसिकली साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास। साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 - 4, इसका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा? हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है,
को लिखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। ठीक है, अब sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/2 दी हुई है, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 2 दी हुई है। हमसे पूछा sec थीटा की वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। यहाँ से आपके पास हो जाएगी 2 sec थीटा की वैल्यू 2 + 1/2 इज 5/2, तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 5/4। ठीक है, 61 व्हाट इज cosec 75 प्लस थीटा माइनस sec। अब देखिए cosec 75 प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूँ sec 90 माइनस 15 माइनस थीटा, है ना, तभी तो आपके पास आएगा ये 75 प्लस थीटा। ठीक है, उसके बाद मैं cot थीटा को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 55 प्लस थीटा, लिख सकता हूँ उसको। देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, अगर मैं इसको थीटा डैश मान लूँ तो कोसेक 90 माइनस थीटा डैश क्या हो जाएगा? सेक थीटा डैश, यानी कि सेक 15 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो आपके पास हो जाएगा कॉट 55 प्लस थीटा। अब देखिए सेक 15 माइनस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो गए। कॉट 55 प्लस थीटा, सॉरी ये आपका कॉट है ना, हाँ सॉरी कॉट है, ये आपका tan हो जाएगा। हाँ, तो tan 55 प्लस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा, ये चारों के चारों टर्म्स कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास फाइनली जो टर्म आया वो है। ठीक है, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो सकता है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली रॉन्ग है तो बस है सही, लेकिन इसमें कुछ एरर आई है। देखते हो एरर क्या है। देखिए साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 1, तो हमको वैल्यू बतानी है कि 2 sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम tan थीटा के अप्रोच से जाएंगे। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और प्लस 2 cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी वैल्यू मुझे 1 गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आपके पास आ जाएगा क्या? हाँ, 2 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई, एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan की पावर 4 थीटा बाई 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं लूँ आ जाएगा 2 tan थीटा बाई 2, 2 tan थीटा बाई 2 प्लस 2 tan क्यूब थीटा बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 tan थीटा बाई 2 की पावर 4 इक्वल टू या फिर एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो हम डायरेक्टली दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। सॉरी सॉरी, इसका थोड़ा सा वो मैंने देखा नहीं, आप इसको डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं। 2 tan थीटा बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? अगर मैं tan थीटा बाई 2 को x मान लूँ थोड़ी, मेरे पास इक्वेशन आएगी 2x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है? माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x एक्स माइनस 1 प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ रही है x की दो वैल्यू, एक आ रही है -1/3 और एक x की वैल्यू आ रही है 1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे x को हमने क्या यहाँ पे लिया था? tan थीटा बाई 2 को हमने यहाँ पे x लिया था, राइट। और थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है 0 से π/2 की दी। ऑब्वियसली अगर tan थीटा बाई 2 माइनस पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव वैल्यू और थीटा हमको ये दिया हुआ है, दैट्स वाई इट मस्ट बी इन पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो यहाँ से पता चला हमको कि tan थीटा बाई 2 जो कि x है हमारा, वो इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक बात हमको पता चली। लेकिन चूंकि
थीटा की वैल्यू 0 to π/2 है, तो यहाँ से अगर मैं θ/2 की वैल्यू निकालूँ तो वो बिटवीन π/4 एंड 0 होगी, और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, लेकिन इसमें इसकी वैल्यू को 1 लेके सॉल्व किया गया। यहाँ पे बेसिकली इक्वल टू साइन की कमी थी, इसको यहाँ पे लगा देना चाहिए था, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, लेकिन जो आंसर है हमारा वो इज इक्वल टू लिख के फॉर्म में आएगा, यानी कि जो tan θ/2 है उसको हमें मानना ही पड़ेगा। क्या ये आपका tan π/4 हो जाएगा, तो θ/2 की वैल्यू आपके पास π/4 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आपके पास π/2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास π/2 आ जाएगी, और यहाँ आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है। 2 sin π/2 हो गया आपका 1, ये आपका 0 हो गया, तो इसका आंसर जो है आपका बेसिकली 1 आएगा, लेकिन वो तब आएगा, सॉरी 1 मिनट, वन सॉरी 1 नहीं 2 आएगा ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन है तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये तब आएगा जब आपको थीटा की वैल्यू को π/2 कंसिडर करना पड़ेगा, फिर और या फिर θ/2 को आपको π/4 लेना पड़ेगा, तब जाके वो आपका जो है आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमको tan 8 थीटा की वैल्यू cot 2 थीटा दी हुई है, तो वैल्यू ऑफ tan 5 थीटा, ये ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा वो 8, अब देखिए 8 थीटा, यहाँ पे 8 बड़ी वैल्यू है, कुछ तो हम परेशान हो जाते हैं इसको देख, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे ना यहाँ से, तो इसकी वैल्यू दी हुई है कि 8 थीटा की जो वैल्यू है बिटवीन 2 to π/2 है, यानी कि ये एक ऐसा एक्यूट एंगल है, हम इसको एक्यूट एंगल ट्रीट कर देते हैं। tan 80 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा, लिख सकता हूँ, ये आपका हो जाएगा cot 2 थीटा, दोनों को साइड एंगल्स को इक्वेट कर देते तो 90 माइनस 8 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, तो यहाँ से टेन टेन थीटा की वैल्यू आपके पास 90 आ गई, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9 डिग्री, इसी थीटा को वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमको बेसिकली किसकी वैल्यू पूछ रहा है, tan 5 इंटू थीटा, तो 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, tan 45 कितना हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है, आंसर इसका कितना आ गया 1। अब आते हैं देखिए मेंसुरेशन का सवाल आ गया। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, अनदर स्क्वायर इज डिफरेंस एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। सर्कल ऑफ डायमीटर, मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है मेरे पास, परफेक्ट नहीं बना होगा लेकिन थोड़ा रफ ही है, तो देख लीजिएगा। इसमें लिखा है कि अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 है, यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, एक स्क्वायर इसमें इंस्क्राइब्ड है, और क्या बोला है, अनदर एंड अनदर स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग द, अच्छा मतलब एक अनदर स्क्वायर है जो कि इस सर्कल को ही सर्कमस्क्राइब कर रहा है, दिखाता हूँ, यानी कि ये है ऐसे, ये द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द आउटर एंड इनर स्क्वायर्स। अब देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री आपको लगानी है, ये होगा सबका सेंटर, का कॉमन सेंटर एक पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब सर्कल का जो डायमीटर है वो 2a दे रहा है, ठीक है, रेडियस कितना होगा a, तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को जो करूँ, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो होगा वो a होगा, a, ठीक है, ये जो सर्कल है इसका रेडियस होगा ये, अब रेडियस ही नहीं, ये इस स्क्वायर का, ये जो ब्लू वाला स्क्वायर है इसके डायगोनल की लेंथ हो जाएगी। अगर मैं इस सर्कल का सपोज मैं यहाँ पे जोड़, ये ब्लैक वाली अगर आप लाइन देखें सर्कल के रिस्पेक्ट में तो वो उसका डायमीटर हो गया, और अगर आप ब्लू स्क्वायर के रिस्पेक्ट में देखें वही जो सेम चीज़ है वो इसका स्क्वायर हो गया। अब सपोज मैं इसकी साइड को डी मान लेता हूँ के लिए, और ये भी डी हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाया तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू, डायमीटर कितना है 2 है, तो आपके पास हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो 2d स्क्वायर आपके पास कितना हो गया 4a स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2a स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द आउटर एंड इनर स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 2a स्क्वायर हो गई, और ये आपका क्या है, एरिया ऑफ, ठीक है, ये तो है ना साइड स्क्वायर जो डी स्क्वायर होता है आपका, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इस वाली साइड को हम नाम दे देते हैं ई। और अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो अगर मैं इसको बोलूँ ये साइड, ये भी साइड आपका सर्कल का डायमीटर ही हुआ, और वो सर्कल का डायमीटर इस रेड वाले स्क्वायर के लिए उसकी साइड की लेंथ, ये आपका डायमीटर 2 है, तो इसकी जो साइड है ई वो है 2 है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर, और ये क्या है, क्या है, ये है एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर, या फिर ऑरेंज स्क्वायर कह दो। 4 स्क्वायर आ गया, इसका 2 स्क्वायर आ गया, हमसे डिफरेंस पूछ रहे दोनों का, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया of a sector of a circle of radius 30 72 by centimeter, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर इज, हम सभी को पता है कि जो एरिया होता है सेक्टर का वो होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा जो भी हम रेडियंस रूट कर, तो और एक रिलेशन और पता है हमको कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, मतलब कि अगर ये हमारे पास एक सेक्टर है सपोज, ये हमारे पास एक सर्कल का सेक्टर है, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है ये हमारा आर्क ऑफ द सेक्टर है, ठीक है, हमारा जो है आर्क ऑफ द सेक्टर है। इसकी वैल्यू अगर एस होती है और अगर सर्कल का रेडियस हमारे पास आर होता है और ये एंगल थीटा होता है, तो रिलेशन हमको पता है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अब यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है और हमको एस निकालना है, थीटा की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम थीटा की जगह हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, एस बाई आर, तो यहाँ से मैं रख देता हूँ हाफ आर स्क्वायर इंटू एस बाई आर, तो फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, हाफ एस आर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला आया मेरे पास, वो क्या आ गया, हाफ एस आर। बस रख देते हैं, एरिया हमको गिवन है कितना, 72 पाई इक्वल टू हाफ इंटू एस क्या है मेरा, लेंथ ऑफ द आर्क, और वही हमको निकालनी है, लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, एस इंटू आर, रेडियस क्या है मेरे पास 36, 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, एस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से 2 4, तो 4 पाई आ गई मेरे पास एस की वैल्यू, दैट इज द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, a cone of radius r centimeter and height h centimeter is divided into two parts by drawing a of its height। देखिए कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर एक कोन है, रेडियस r एंड हाइट h सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ड्राइंग अ प्लेन। यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो है h, और यहाँ पे जो इसका रेडियस है वो है r, ठीक है। बाय ड्राइंग अ प्लेन थ्रू द मिडल पॉइंट ऑफ इट्स हाइट, कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे एक प्लेन ऐसा बना दिया, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जिससे हमने इसको काट दिया, नीचे वाला जो पोर्शन बचेगा वो आपका फ्रस्ट्रम होगा और ऊपर वाला जो बचेगा वो आपका कोन होगा। तो हमसे ये बोलना चाह रहा है कि ये इसके बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल, बड़ा ग्रीन वाला कोन, और काटने के बाद जो कोन बच रहा है वो बेसिकली ये वाला बच रहा है। इसको मैं अलग से बना देता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। हमसे लगा थ्रू द मिडल पॉइंट ऑफ इट साइड, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी एच बाई, ठीक है, एच बाई 2। अगर आप ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो अगर ये, यहाँ पे मैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, देखिए ओ ए बी ये हो गया, और यहाँ पे देखा जाए सी डी, तो ट्रायंगल ओ सी डी जो है हमारा वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओ, ठीक है। मैं यहाँ पे सी मतलब से लगा सकता हूँ क्या, कि ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल टू, है ना, ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी। हमको पता है ओ सी की वैल्यू ओ ए की हाफ है, ये 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू सी डी हमको निकालना है, यानी कि इस जो कटा हुआ कोण है इसका डायमीटर कितना, अपॉन ए बी की वैल्यू आर है, तो सी डी की वैल्यू मेरे पास r/2 आ जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जो ये रेडियस है सी, है ना, ये जो रेडियस है सी डी, इसकी वैल्यू r/2 आ जाएगी, और इसका हाइट हमको पता ही है h/2, और ओरिजिनल वाले कोन का हाइट h था, रेडियस r था, तो हम वॉल्यूम दोनों निकाल देंगे। सपोज मैंने इसको नेम दिया फिगर 1 और ये फिगर 2, तो फिगर 1 का मेरे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिगर 2 का मेरे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू पाई
आर इसका कितना है, आर बाई टू, आर तो आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एच बाई टू, यानी कि एच बाई टू। बेसिकली क्या हो गया मेरे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाई एट, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाई एट। तो फिर ओरिजिनल कोन टू द वॉल्यूम होता है स्मॉलर कोन, बट बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए ऐसे, ये खत्म हो जाएगा, एट ऊपर चला जाएगा, तो 8:1 मेरे पास आ जाएगा। Which one of the following is a Pythagorean triplet in which one side differs from the hypotenuse by 2? अब देखिए यहाँ पे आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज बाई 2 यूनिट्स, मैंने कहने का मतलब कि वन साइड जो है वो डिफर कर रही है हाइपोटेन्यूज बाई 2 यूनिट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, या बेसिकली आप ऑप्शन में ही देख सकते हो कि किसी भी दो का आप डिफरेंस लोगे, हाँ, तो वहाँ पे 2 यूनिट्स का डिफरेंस, 2 यूनिट्स का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, अगर मैं इस नंबर का और इस नंबर का डिफरेंस ले लूँ, आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो, और ये आपका हो जाएगा 2। देखिए इन दो लास्ट ऑप्शन में आप देख सकते हो कि अगर हम इन दोनों साइड्स का डिफरेंस लेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट्स आ जाएगा, तो ये आपको किसी भी और ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर। अ क्यूब हैज लेंथ h, a cube has each h 2 centimeter and a cuboid is 1 centimeter long, this and this, the paint in a certain container is sufficient in area equal to 50, मतलब हमारे पास जो टोटल पेंट है वो इतना पेंट है कि वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट कर सकता है। तो हमसे ऑप्शन में हमसे बोल रहा है कि बोथ क्यूब एंड क्यूबॉइड कैन बी, मतलब कहने का मतलब है कि हमको क्यूब का और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकाल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना जाएगा मेरे पास, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 स्क्वायर इंटू 4 विच इज 24 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, 6 प्लस हाइट इंटू लेंथ, 3, तो 2 प्लस 6 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सफिशियंट है, ठीक है, 54 हमारे पास जो गिवन है कंटेनर में वो सफिशियंट है इन दोनों को पेंट करने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट बोथ क्यूब एंड क्यूबॉइड कैन बी पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is a triangle, a right angle at A is good, AC is good, semicircles are drawn outside a triangle। पहले इसको समझ लेते हैं, ABC हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए है, इस प्रकार का है, ए बी सी, वेयर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज, तो बिना देखे हम बता देंगे कि 9 सेंटीमीटर। Semicircles are drawn outside the triangles on AB, AC and BC diameters, यानी कि सेमीसर्कल ऐसे बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है, ऐसे बनाया गया, ठीक है, with diameters of 10, 6 and 8, ठीक है, which enclose areas x, y and z square units। हमको पता है कि सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, अगर रेडियस गिवन है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, डायमीटर 10 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5, इसका है 6, इसका 3 है, इसका 4 है। तो अगर हम BC के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें, इस सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई 25/2, और AB का करें हो जाएगा पाई 9/2, और अगर हम AC का करें हो जाएगा पाई 16/2। तो हमें इन तीनों को ऐड करना है, मतलब बेसिकली जो गिवन क्वेश्चन में वो करना है, x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू बतानी है। तो AB के रिस्पेक्ट में हो जाएगा आपका x, AC के रिस्पेक्ट में हो जाएगा y, और ये आपको हो जाएगा z। तो x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू तो बतानी है, इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 25/2 और माइनस 25/2, तो कैंसिल आउट हो गए, तीनों की तीनों वैल्यूज हमारे पास 0 हो गए। The three sides of a triangle are 15, 25 and x units, the following is correct। देखिए हमारे पास इनइक्वालिटी के ऑप्शंस गिवन है, तो हमको कुछ नहीं करना है, तो थर्ड साइड होती है, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। तो जब हम इसका सम करेंगे
तो हमारे पास आएगा 40। तो जो बेसिकली द जो 40 है वो हमारा बड़ा होना चाहिए इससे, थर्ड साइड से, और जो दोनों साइड्स का डिफरेंस है वो थर्ड साइड से हमारी कम होनी चाहिए। इससे कम कितना हो जाएगा 10। और हाँ, एक बात और कि यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं होता है, हमेशा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है। तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा 10 इज x इज लेस देन 40। ठीक है, कंसेप्ट उसी का यूज हुआ है, इनइक्वालिटी ट्रायंगल्स। टू लाइट rods AB is equal to A plus B and CD is equal to A minus B are symmetrically lying on a horizontal. They are kept intact by two strings AC and AD. अगर मैं बोलूँ कि सिमेट्रिकली लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, टेबल है, टेबल आप मान सकते हो या फिर आप बेड मान सकते हो, क्योंकि ऐसे प्लेन है। हमारे पास एक लाइट रॉड रखी हुई है ए बी सी डी, ठीक है। दे आर केप्ट इंटैक्ट बाई टू स्ट्रिंग्स ए सी एंड बी डी। ये हमारे पास स्ट्रिंग हो गई, हमारे पास ये बेसिकली सी डी, ठीक है। ये रॉड है हमारे पास, सपोज मैं इस रॉड को ब्लैक कलर से दिखा ऐसा, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रिंग्स है, टू स्ट्रिंग्स ए सी एंड बी डी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रॉड्स इज ए, ठीक है ना। हमारे पास ये ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको गिवन है ए, द लेंथ ऑफ द ए सी इज गिवन बाई, अब देखिए ये अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसे ड्रॉ करूँ, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल टाइप बन गया। सी डी की वैल्यू है ए माइनस बी, ये जो हमारे पास डिस्टेंस ये भी ए माइनस, ये डिस्टेंस हमारे पास इक्वल बच जाएगी, कितनी हो जाएगी बेसिकली, ए प्लस बी हमको गिवन है, ए माइनस बी है, राइट। तो ये डिस्टेंस मेरे पास बी हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी मेरे पास बी हो जाएगी। तो जब आप इन सबका ऐड करोगे तो आपके पास ए प्लस बी आ जाएगा। तो अगर मेरे पास हमसे क्या पूछा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रॉड्स इज लेंथ ऑफ ए सी, हमको इस ए सी की लेंथ निकालनी है, राइट। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल की गिवन लेंथ निकालना है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, लेट पी क्यू आर एस बी अ रेक्टेंगल सच दैट पी क्यू, रेक्टेंगल गिवन है हमारे पास पी क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू रूट 3 क्यू आर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एंगल पी आर एस पूछ रहा है ना, कितनी है, मैं यहाँ पे एक डायगोनल ऐसे बना देता हूँ, तो या फिर आप इस डायगोनल को नाम बना के आप इसको बना बना दीजिए, क्योंकि हमसे एंगल पी आर एस पूछा हुआ है ना। यानी कि हमसे ये वाला एंगल, से ये वाला एंगल पूछा हुआ है कि ये एंगल कितना, पी आर एस, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू रूट 3 क्यू आर की वैल्यू, क्यू बाई क्यू आर इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। पी क्यू बाई क्यू आर इज इक्वल टू, यानी कि अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको बोल दूँ परपेंडिकुलर और इसको बोल दूँ बेस, तो आपके पास tan थीटा हो जाएगा। पी क्यू बाई क्यू आर की वैल्यू यहाँ से रूट आ गई, तो रूट क्या होता है आपका tan 60 होता है। ये वाला जो एंगल है आपका, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अरे tan 60 जब आप लेंगे तो ये आपके पास पी क्यू बाई क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू बाई क्यू आर tan 60 तभी तो रूट 3 आएगा। अगर ये 60 आ गया तो ये बचा हुआ एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा इसका। The area of a rectangle lies between 40 centimeter square per centimeter square. If one of the sides is 5 centimeter, then its diagonal lies between. तो अगर एरिया जो है मेरा लाई कर रहा है, सपोज दूसरी साइड हमारे पास रेक्टेंगल है, अगर एक साइड इसकी 5 है
और दूसरी साइड हमारे पास x होगी, इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √5 + x²। ठीक है, हमारे पास क्यों है कि रेक्टेंगल और लाइज बिटवीन, जो 5x की वैल्यू है वो लाई कर रही है बिटवीन 5x, क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, एरिया लाइज बिटवीन 40 5। x की वैल्यू बिटवीन लाई करेगी बिटवीन 8 एंड 9। हमसे बोल रहा है बेसिकली √5 + x² की वैल्यू कितने से लाई करेगी, तो x² की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 64 से लेकर 81 में। x² + 5 की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 69 to 86 के बीच में। जब हम इसका रूट लेंगे तो √69 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है आपका वो 8 से तो बड़ा होता है, सॉरी सॉरी ये 25 होगा, सॉरी 25 + x। तो जब आप इसको 25 ऐड करोगे तो यहाँ पे 25 ऐड होकर आपके पास क्या हो जाएगा, 89, और ये कितना हो जाएगा, 606। ठीक है, तो हमको बेसिकली ये जो इसका रूट है 89 to 106, मतलब इसका जो रूट है वो बेसिकली √89 और रूट लेकर है। अब जो √89 है वो 9 से तो बड़ा होगा, और जो √106 वो है 11 से छोटा होगा। 9 एंड 11 लाई करेगा ये, आंसर कितना हो जाएगा, 9, बिटवीन 9 एंड 11। A cylinder is surmounted by a cone at one end, a hemisphere at the other end। हमारे पास एक सिलेंडर है surmounted by a cone, यहाँ पे कोन है ऐसे, और यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, द कॉमन रेडियस इज 3.5, यानी कि इसका रेडियस भी 3.5 है और ये रेडियस भी। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6.5, द टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज दिस। अगर देखिए ये जो सेमी सर्कल है, जो हेमिस सॉरी सॉरी ये जो हेमिस्फीयर है, ये जो इसका रेडियस है, ये तो इसका रेडियस भी होगा, रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास 5, टोटल 12.8 है, और ये कितना हो चुका है, 0 10, ये 10 हो गया, तो बचा कितना, 2.8 ही तो बचा। इसकी हाइट हो गई 2.8, इसकी हाइट हो गई है, इसकी हाइट हो गई है। इट इज हमको जो टोटल वॉल्यूम भी ऑफ द स्ट्रक्चर, टोटल वॉल्यूम को निकालना है। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² h1 बेसिकली, प्लस ये कितना हो जाएगा, पाई r² h2, प्लस ये कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई r³। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको हाइट दे दें तो बेसिकली ये पाई r³ भी होता है, ये हाइट पाई रेडियस भी होता है। बस हमको इन सबका सम करना है। अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल दूँ, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ यहाँ पे, तो 1/3 पाई r² यहाँ से कॉमन निकलेगा सब में से, तो क्या बचेगा, h1 यहाँ पे बच जाएगा, प्लस 1/3 h2 बचेगा, प्लस 2 r बच जाएगा, ये तो बचेगा, ये बचेगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, h1 कितना 2.8 प्लस 3 टाइम्स h2, यानी कि 5 19.5 प्लस 2 टाइम्स r, यानी कि 7, तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 1 9 + 1 10 19 1 29.3। ठीक है, 29.3 ये आपका हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3 कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/3 22/7 इंटू r², r की वैल्यू 35/10, यानी कि 35 इंटू 35/10 हो जाएगा। यहाँ से 5 से कटा, 5 2 ज़र 2 11 ज़र 7, तो आपके पास हो जाएगा 7, 6 कितना हो जाएगा, 6 1 6 1 17, 6 2 12 50, 6 तो 12 29.3 12.8, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, इसी के नियरली में अराउंड कुछ आएगा, 4 2 4 7
23 6 8 1 5 86 3 9 2 so 4 10 1 3 plus 3 6 7 5 1 3 7 1 375 375.04 आ रहा है मेरा बेसिकली किसके बीच लाई कर रहा है 370 एंड 380 के हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इन अ ट्रायंगल एबीसी AB is equal to BC is equal to C so the radius of the circumcircle to the देखिए हमको पहले से गिवन है कि जो ट्रायंगल है हमारा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना उसका जो सेंट्रॉइड होता है उसका जो सेंट्रॉइड होता है और जो सर्कम साइड करता है हम सभी को पता है या फिर इन सेंटर भी सब कुछ कौन साइड करता है तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँ ऐसे सर्कम सर्कल हो जाएगा मेरा और यहाँ पे यदि मैं ऐसे बनाऊँ एक इन सर्कल तो इन सर्कल कुछ ऐसे हो जाएगा है ना वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं बना है लेकिन आप देख लीजिएगा ठीक है तो इन सबका जो एक कॉमन सेंटर होता है वो वही हमसे पूछ रहा है इसका रेशियो बाई का रेशियो है ना अगर मैं इसको नाम दूं ओ ए डी तो मुझसे पूछ रहा है बेसिकली ये ए है ठीक है तो हम मुझसे ए ओ ए बाई ओ डी पूछ और हम सभी को पता है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो ये जो पॉइंट होता है ओ दैट इज इक्वल टू सेंट्रॉइड सरकम सेंटर इन सेंटर ऑर्थो सेंटर एक्स सेंटर 9 पॉइंट सेंटर सब कुछ होता है ठीक है तो ओ जो है हमारा वो सेंट्रॉइड होता है सेंट्रॉइड की लेंथ क्या हो जाएगी या फिर सपोज इस मीडियन को ये जो मीडियन आ रहा है ये मीडियन भी एक तरह से सेंट्रॉइड मीडियन को किस में डिवाइड करता है 2:1 में डिवाइड करता है ना सेंट्रॉइड जो है वो वो ए बाई ओ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2:1 या फिर बात कहें तो 2/3 1/3 ठीक है मतलब कि ये ओ ए जो है वो ए डी का इज बेसिकली नथिंग बाई 3 टाइम्स ओ डी and OD, sorry, not OD but AD, and OD is nothing but 1/3 times AD. ठीक है तो अब इसकी लेंथ निकाल लेते हैं अगर सपोज ये साइड है हमारी ए इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये a/2 हो जाएगी तो मैं AD यहाँ से निकाल लेता हूँ कितना AD की वैल्यू आपके पास हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 यानी कि √3a/2 यहाँ से मेरे पास OA कितना आ जाएगा 2/3 टाइम्स AD 2/3 टाइम्स AD 2/3 √3a/2 तो 2 कैंसिल आउट हो गया तो a/√3 आ जाएगा ओ ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a/√3 तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 a/2 ठीक है a/2√3 कुछ नहीं करना है बस आपको क्या करना है ओ ए बाई ओ डी निकाल देना है a/√3 डिवाइडेड बाई a/2√3 हो जाएगा ये 2:1 जो है हमारा आ जाएगा इसका बस हो गया या फिर आप इस सब ना करके सीधे सीधे इसको डिवाइड कर देंगे तो ओ ए बाई ओ डी कितना आ जाएगा मेरे पास बस सिंपली इतना ताम झाम ना करके सीधे से अगर आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं आपको पता साइन ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है 1 वेयर बी कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी ठीक है तो कॉस ए माइनस बी अगर आप देखें तो यहाँ से ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो साइन 1 कब होता है या फिर अगर आप देखें ए प्लस बी की वैल्यू π/2 ठीक है ई की वैल्यू जो है वो बिटवीन 0 एंड 45 है यानी कि ई को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ π/2 माइनस सब्स्टिट्यूट कर दूंगा cos a माइनस π/2 प्लस ए cos या फिर आप ए को लिख दो π/2 माइनस हमारे पास ऑप्शन में बी के टर्म से ए को लिख दो π/2 माइनस बी आ जाएगा π/2 माइनस बी यानी कि π/2 माइनस 2b π/2 माइनस 2b तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा cos π/2 माइनस 2b इज इक्वल टू साइन और चूंकि हमको गिवन है कि b की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 45 है तो 2b की वैल्यू बिटवीन 90 एंड 0 होगी यानी कि 2b जो है एक एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल में ये फॉर्मूला होल्ड कर जाएगा फॉर अ प्लॉट ऑफ लैंड 100 मीटर क्रॉस 80 द लेवल इज टू बी रेज्ड बाय स्प्रेडिंग द अर्थ फ्रॉम दिस अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल
ये क्वेश्चन जो है ट्रेपेजॉइडल ट्रेपेजॉइडल पिरामिड का, सॉरी प्रिज्म का क्वेश्चन है। ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म का ये आपके पास क्वेश्चन, और इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज होता है, तो फार्मूला को हम देखते हैं और वो फार्मूला फिगर से डिराइव होके आता है। ठीक है, भाई हम इसको रफ में करके देखते हैं। तो हमारे पास ये में था एक फॉर अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ 100 मीटर क्रॉस, तो हमारे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, तो है हमारा 100/80। The level is to be raised by spreading the earth from a stack of a rectangular base 10 मीटर। अब देखिएगा, ध्यान देखिएगा। With a stack of a rectangular base 10 cross 8 with vertical section being a trapezium of height 2 मीटर। ठीक है, the top of the stack is 8 मीटर क्रॉस 5 मीटर। देखिए इसका डायग्राम को ट्रेस करिए। जो हमारे पास स्टैक का जो बॉटम वाला पोर्शन, स्टैक का जो बॉटम वाला पोर्शन, उसका जो बेस है, बेसिकली बेस का है 10 क्रॉस 8, और जो हमारे पास स्टैक का जो टॉप वाला हिस्सा वो है 8 क्रॉस 5। ठीक है, बाई हाउ मेनी सेंटीमीटर्स कैन द लेवल बी रेज, मतलब कि हमको क्या करना है। अभी देखिए मैं स्टैक का फिगर बनाता हूँ तो उसको एनालाइज करने। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ऐसे, फिर उसके बाद ये, ठीक है, ये पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम रेक्टेंगुलर बेस बना लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर बेस बना लेते हैं पहले। इसको एनालाइज करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप देख लीजिएगा। ये हमने बनाया बेस का जो है, जो हमने बेस बनाया हुआ है। ठीक है, अब या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तो थोड़ा सा वैसे बना दें 3D में, तो आपको ज़्यादा समझ में ये ऐसे। यहाँ का हो गया एक रेक्टेंगुलर बेस। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक है, या हम इसको ऐसे थोड़ा सा बना लेते हैं, है ना। हमसे बेसिकली बोला कि जो वर्टिकल सेक्शन है वो हमारा ट्रेपीजियम है। वर्टिकल सेक्शन यदि ट्रेपीजियम है तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ थोड़ा, इसको यहाँ से उठा देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ देते हैं ऐसे, यहाँ से एक ड्रॉप करेंगे जो कि इसके बीच हाइट होगी। ये हमारा जो है ब्लू वाला वो बॉटम का बेस है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपर स्टैक बनाने जा रहा हूँ, अपर वाली स्टैक है आपकी। ठीक है, ये ऐसे जाएगी, यहाँ पे ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे इसका बेस जाएगा, और ये बेस इसका ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस वाली चीज़ को, ये हमारा जो वर्टिकल सेक्शन है ये हमारा ट्रेपीजियम का बन चुका है। ये हमारा ट्रेपीजियम का बन गया। अब मैं जो इसकी लेबलिंग करूंगा, ये जो बॉटम स्टैक है ACD, और ये हमारा जो अपर स्टैक है EFH। ठीक है, बॉटम स्टैक ये है 10 क्रॉस 8। ठीक है, तो मैं लेवल कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा 10, और ये चीज़ हमारी हो जाएगी 8, और जो टॉप वाला स्टैक है वो है हमारा 8 क्रॉस 5। ठीक है, यानी कि अ, ये कॉमन हमारा 8 ही रहेगा। ये जो है ये हमारी 8 रहेगी, और ये वाली जो दूरी है वो 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 हो जाती है। तो अब हम इसको यदि नेम कर दें, तो
ये जो कॉमन है इन दोनों को मैं बोल देता हूँ कि ये है हमारा कॉमन जो लेंथ है, इसको मैं सी बोल देता हूँ, सी डैश, है ना, सी डैश। तो सी डैश की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी, ये दोनों सी डैश है हमारे। उसके बाद में 5 को क्या बोल देता हूँ, 5 को मैं बोल देता हूँ H1, या फिर कुछ और ले लीजिए, L1 ले लेते हैं सब, ले लेते हैं, हाँ। और 10 को मैं ले लेता हूँ L2, L1 L2 ले लेते हैं। तो जो हमारा वो आता है ना, और ये जो हाइट हमको गिवन है, हाइट जो वर्टिकल सेक्शन और ट्रेपीजियम की जो हाइट थी, तो मैं H बोल देता हूँ, H को मैं यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है। तो 2 हमको गिवन है। तो जो ट्रेपेजोइडल प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, वो होता है बेसिकली एरिया वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रेपेजोइडल प्रिज्म। ये हमारा 3D में फिगर है और इसको हम कहते हैं ट्रेपेजोइडल प्रिज्म। तो जो हमारा होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजोइड, ट्रेपीजियम, मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी जो वो होती है, ये जो साइड लेंथ होती है, साइड लेंथ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एरिया हम सभी को पता है इसका कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, 10 + 5, यानी कि L1 + L2, L1 + L2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इंटू H। और ये आपकी जो साइड लेंथ हो जाएगी, ये जो सी डैश है, सी डैश। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है ना। ये आपका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो ना 2D वाले में, बस इसमें हमको हाइट का मल्टीप्लाई कर देना, तो वो 3D में बदल जाएगा। तो हाफ इंटू L1 + L2 कितना हो जाएगा आपके पास, L2 की वैल्यू 10, L1 की वैल्यू 5, तो आपके पास 15 मल्टीप्लाइड बाय H की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय सी डैश की वैल्यू है 8। वैसे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 120 मीटर क्यूब है हमारा, वो आ जाएगा हमारा इस पूरे स्टैक का, यानी इस पूरे ट्रेपेजोइडल प्रिज्म का वॉल्यूम। अब इस 120 मीटर क्यूब को की मिट्टी, जो इसका अर्थ है, अर्थ हमने यहाँ से निकाला और इस अर्थ को हमने आपको, तो हमारे पास टोटल हाइट रेस कितना होगा, ये तो इसका हो गया एरिया। सपोज हाइट इसका इतना रेज हुआ, अर्थ डाला, अर्थ डालने के बाद जो है इसका हाइट इतना रेज हुआ, ठीक है। सपोज हाइट जो है हमारे पास वो h रेज हुई, तो 100 लेंथ टू 80 ब्रेथ इंटू हाइट, इसके बराबर हो जाएगी 120। h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास, 120/8000, 12 4 3 400, तो 3/200 मीटर क्यूब जो है हमारे पास वॉल्यूम। लेकिन सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल आउट हो तो मेरे पास आ गया 1.5 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास कितना आया था, 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अच्छे से इस क्वेश्चन को डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है। एक बार फिर से जाके आप इस क्वेश्चन को देखिए कि डायग्राम कैसे बना है और उसका फॉर्मूला क्या होता है जो ट्रेपेजोइडल प्रिज्म है, क्या सब आपको याद करना पड़ेगा। क्या बोला, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑफ ए बी, ए सी इज परपेंडिकुलर ए बी एंड डी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमारे पास ए बी है और ए बी के सेम साइड में, यानी कि या तो ऊपर बनाए या तो नीचे बना देते हैं, नीचे बना देते हैं। AB is a straight line. C and D are points on same side of AB such that AC, यानी कि AC is perpendicular to AB, यानी कि जो AC है हमारा perpendicular to AB है, पर and DB perpendicular to AB, यानी कि यहाँ पे D है perpendicular to AB, ठीक है। Let AD and BC meet at E, AD यानी कि बेसिकली इनके डायगनल्स जो हैं कर रहे हैं यहाँ, तो या तो आप इसको स्क्वायर मानिए या तो आप इसको रेक्टेंगल मान लीजिए। कि हमसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ई अपॉन ए डी। हम सभी को पता है कि डायगनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ए ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी हाफ टाइम्स ए डी, और जो हमारे पास बी ई की वैल्यू है हमारे पास हो जाएगी हाफ टाइम्स बी, हाफ टाइम्स बी सी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए ई की वैल्यू हो जाएगी हाफ, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, ए डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, की वैल्यू है 1/2 टाइम्स बी सी, तो 1/2 टाइम्स बी सी, बी सी कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, बेसिकली सम अप हो गया हमारे पास, क्या आ जाएगा इसका आंसर 1, क्या। अब क्या बोल रहा है, कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ अ साइड ऑफ यूनिट लेंथ यानी कि लेंथ की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। अ न्यू इक्विलेटरल ट्राइंगल इज फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है। अ न्यू इक्विलेटरल ट्राइंगल इज फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट वन, यानी कि इसका मिड पॉइंट, एक ये वाला मिड पॉइंट और एक ये वाला मिड,
इन को मैंने ज्वाइन किया ऐसे, ठीक है। देन अ थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द सेकंड, ठीक है। फिर इसको ऐसे ज्वाइन किया, और ये प्रोसेस चलता गया चलता गया चलता गया, है ना। प्रोसेस कंटिन्यू, द सम पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स दस फॉर्म इज, देखिए कैसे इसका आकलन करेंगे। हमको पता है, जब ये सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ हमारे 1 यूनिट गिवन गिवन है, जब मैंने इसके मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन किया, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली ब्लैक पेन से, ये साइड कितनी होगी, ये आपकी a/2 है, ये भी आपकी a/2 है, ये वाली, ये इतनी दूर की a/2 है, ये a/2 है, तो ऑब्वियसली अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल होगा, ये वाला जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल होगा, ये वाला जो अगर इसकी साइड a/2 है, ये वाली साइड a/2 है, तो ऑब्वियसली ये वाली साइड a/2, यानी कि 1/2। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑरेंज वाला, इसकी साइड 1/2 हो जाएगी। तो फिर हमने क्या किया, हमने इस 1/2 का हाफ करके फिर 1/4 कर दिया। अब ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी, यानी कि बेसिकली क्या है कि 1/2 के मल्टीपल्स में इसकी हाइट कम हो गई। तो हमसे पूछा है कि द सम पेरीमीटर, या पेरीमीटर, तो पहले के पेरीमीटर क्या हो जाएगी 3, दूसरे की पेरीमीटर क्या हो जाएगी 1/2 1/2, तीसरे का क्या हो जाएगा 1/4 1/4 1/4, ऐसे करते करते कंटिन्यू रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो अगर हम इसको कॉमन ले लें 3, 1 + 1/2 + 1/4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब हमको दिख रहा है क्या, एक चीज़ हमको दिख रही है यहाँ पे, ये जो टर्म लिखा है ये है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसका सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन अपॉन 1 माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, सॉरी कॉमन रेशियो क्या है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2, है ना। ये टोटल जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 3 × 2 मेरे पास कितना हो जाएगा 6, और आंसर इसका क्या हो जाएगा 6 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। Let ABCD is a parallelogram. Let PQRS be the midpoints of sides AB, BC, CD, and DA respectively. Area of triangle APS is less than area of triangle DSR if BD. पहले हम यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास A C D. Let PQRS be the midpoints of the sides AB, BC, CD, and D. AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट R, और DA का मिड पॉइंट। Consider the following: area of the triangle APS, यानी कि area of the triangle APS is less than area of the triangle DSR if BD is less than AC। तो गिवन है कि BD जो है हमारा लेस देन AC है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि BD ऑन AC जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, या फिर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूँ तो वो भी लेस देन। अच्छा, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी सिमिलर ट्राइंगल्स में कि the ratio of the areas of the triangles is equal to the ratio of the squares of the sides of the triangle। ये हमारा होता है कि जो एरिया जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके एरियाज का रेशियो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। इसको फिर अब देखिए BD/AC, अभी जो मैंने थ्योरम आपसे बोला था, है ना, उस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं आप। तो देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ AC से, मतलब AC और BD को दोनों को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ट्रायंगल ABD, यानी कि ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, है ना, जो ट्रायंगल आपका ABD है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ADC, इसको मैं लिख सकता हूँ ये BD अपॉन BC, सॉरी BD अपॉन AC का होल स्क्वायर,
बिकॉज ये देखिए, ये जो ट्रायंगल आपका ए बी डी है और जो ट्रायंगल आपका ए सी डी है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों के जो दोनों आपके ट्रायंगल हैं सिमिलर हैं, तो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर लिख सकते हैं, बेसिकली लेस देन वन है। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को आप याद रखिएगा। दूसरा में आप ये लगाएंगे, जो ट्रायंगल आपका एपीएस है, ट्रायंगल एपीएस एंड ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल ए पी एस आपके सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है आपका ये, और आपका जो ये वाला ट्रायंगल है, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर होंगे? बिकॉज एंगल ए दोनों में कॉमन है, और ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए डी, यही तो होगा। तो यहाँ से हम एस ए एस एक्सियम से प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर है। कौन कौन से? ए पी एस और अपॉन ए बी डी। तो हमको पता है कि जो इनका एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये क्या होता है? उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। का जो साइड है ए पी और ए पी बाई ए बी, इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ए पी और ए बी का स्क्वायर। कर देंगे यहाँ से, देखिए एपी, और बेसिकली एपी क्या है, हमको दे रखा है कि ए जो पी है इसका एपी का मिड पॉइंट है, तो एपी इज इक्वल टू ए बी बाई टू हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास ये निकल के आया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी है बेसिकली 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस, ये निकल के आया। सिमिलरली अगर हम देखें इस वाले टर्म को, जो डी एस आर वाला है, यहाँ पे मैं लिख ट्राइंगल डी एस आर एंड ट्राइंगल ए सी डी, या फिर ट्राइंगल ए डी सी, दोनों के दोनों सिमिलर हैं, दे आर सिमिलर। हम उसी से प्रूव करेंगे, कौन से? एस ए एस वाले एग्जाम से प्रूव कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल डी एस आर है और जो ट्राइंगल ए डी सी है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों के दोनों सिमिलर है, एंगल कॉमन है, दोनों के साइड्स प्रोपोर्शन है। तो वही सेम चीज़ यहाँ लगाएंगे, कौन सा? कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एस आर इज इक्वल टू उनके साइड्स के रेशियो के बराबर, यानी कि डी सी का स्क्वायर अपॉन डी आर का स्क्वायर, सी बाई डी आर का होल। ठीक है, तो डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स डी आर, यानी कि 4/1। तो यहाँ से जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी आया है, ए डी सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एस आर, ये आया है। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। तो क्या करना है हमको? नहीं करना है, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी की दोनों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी यहाँ पे क्या है? 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी क्या है मेरे पास? 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एस आर। ठीक है, तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, ये हमको क्या दिया होगा? लेस देन 1, ये हमारा लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एस आर। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एस आर इफ बी डी इज लेस देन ए सी। तो हम यहाँ पे कंडीशन लेके सबसे पहले चले थे कि बी डी लेस देन ए सी है, वहाँ से हमारा ये आया, फिर हमारे पास ये आया, और फिर हमने ये सारा काम किया। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ना, जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, वो बिल्कुल सही। दूसरा देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी, देख लेते हैं। अब देखिए बी पी क्यू हमारे पास क्या है? बी पी क्यू हमारे पास ये है, ये हमारा ट्राइंगल बी पी क्यू और ट्राइंगल ए, और क्या दे रखा है? ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी मेरे पास ये है। देखिए फिर से वही सेम कंसेप्ट लगाना जो अभी हम लगा रहे थे, कौन सा? कि सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है, तो आप देखिए ए जो ट्राइंगल पी 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 क्यू है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, तो जो इनका रेशियो होता है, क्या का रेशियो, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? के साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होगा, तो क्या हो जाएगा? ए बी का ए बी अपॉन बी पी का स्क्वायर, ए बी अपॉन बी पी का स्क्वायर। तो ए बी आपका क्या गिवन है? 2 टाइम्स ए बी, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट, 2 टाइम्स बी पी
बाई बी पी का होल स्क्वायर, बी पी बी कैंसिल हो गया तो 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी पी का रेशियो 4 है, तो बी भेज देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पास सही है, तो इसका हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मीटिंग एक्सटर्नल एट बी। देखिए ये तो सिंपल सा सवाल है। सपोज यहाँ पे हमारे पास ऐसे दो कॉर्ड हैं, ए बी हमारे पास एक कॉर्ड है और सी डी हमारे पास एक कॉर्ड है, दोनों जाके यहाँ पे कहीं कर रहा है। ठीक है? यहाँ पॉइंट पी है और यहाँ पे कहीं मीट कर रहा है। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने सपोज एक टेंजेंट डाला एक्सटर्नल वाला, और ये मीट कर रहा है यहाँ पे किसी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट है डी। तो हमको पता है, हमको एक रूल इसका पता होता है कि जो पी टी स्क्वायर होता है पी ए इंटू पी बी। पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू पी बी। जो हमारा पी टी स्क्वायर होता है के बराबर हो जाएगा पी सी टू पी डी के, पी सी इंटू पी डी के। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों के दोनों बराबर है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, रख सकते हैं ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है पी ए इंटू पी डी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी बी, गलत है। हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। कल हमसे बोला ट्राइंगल्स पी ए सी एंड पी डी बी आर सिमिलर। ट्राइंगल्स पी ए सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ये वाला, दोनों के दोनों सिमिलर है। ये वाला एंगल आपका जो पी है वो दोनों आपके ट्राइंगल्स में कॉमन है। प्लस उसके बाद अगर हम देखें तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती है कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ए एग्जाम्स है उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर 2, जबकि जो हमारे पास है वही हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम व्हिच इज नॉट अ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल नहीं है तो मैं इसको स्क्वायर मान लेता हूँ, सपोज इट इज अ स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसको हम प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, ये हमारे पास ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, ये डी है। तो प्रूव कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर आप इसको ऐड कर दीजिए ए बी। हमसे यहाँ पे एलएचएस में बेसिकली गिवन है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप किसी को भी रख दीजिए क्योंकि चारों की चारों साइड बराबर ही है। तो मान लेते हैं, है ना, मतलब कहने का ये मतलब है कि डी सी स्क्वायर को आप ए बी से रिप्लेस कर दीजिए। फिर आपको हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। सी स्क्वायर को मतलब आप ए डी को बी सी रख दीजिए, तो आपको हो जाएगा 2 टाइम्स इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी। यहाँ से मेरे पास आ गया कि ए सी स्क्वायर एल एच एस वाला, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ये इसके बराबर हो रहा है। लेकिन क्या गिवन है कि इट इज नॉट इक्वल। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा हमसे कह रहे हैं कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है। एक रोम्बस हमारे पास जिसकी साइड है 4, ए बी सी, ठीक है। ये रोम्बस है, ए बी की वैल्यू 4 है, ठीक है। और हमको पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं और बेसिकली परपेंडिकुलर भी होते हैं। दे विल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर इसकी बात करें, ए सी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन। इस पॉइंट को अगर मैं ओ मान लूँ तो मेरे पास हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर की वैल्यू एन क्यूब के बराबर आती है। ए सी को मैं लिख सकता हूँ ओ ए प्लस ओ सी का होल स्क्वायर, बी डी को मैं लिख सकता हूँ ओ बी प्लस ओ डी का होल स्क्वायर। मैं ओपन करूंगा तो आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए ओ सी
प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ बी ओ डी इक्वल टू एन क्यूब। अब हमको पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं रोम्बस में, तो ओ ए की वैल्यू जो है वो सी के बराबर हो जाएगी और ओ वैल्यू जो है के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ बी स्क्वायर इक्वल टू एन। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू एन क्यूब। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर यानी कि 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू एन क्यूब। तो एन की वैल्यू से कितनी आ जाएगी 2 इंटू 4, सॉरी 4। तो मेरे पास फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर रेंज जो है हमारे पास करेक्ट आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 सॉरी 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 बोथ 1 एंड 2 नहीं, सिर्फ 2, क्योंकि जो ऊपर वाला था, ऊपर वाला तो हमारा ये सही था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जो है इक्वल टू होगा, अगर नॉट इक्वल टू जो है ना तो ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है हमारा। ठीक है, सिर्फ 2 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ABC is a triangle right angled at B if AB is equal to 6 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब है राइट एंगल्ड एट B है और AB की वैल्यू 6 है, BC की वैल्यू 8 है, तो ऑटोमेटिकली AC की वैल्यू 10 हो जाएगी बाई पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल ABC? लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस, ये तो कोई कहने की बात नहीं है, और सर्कम रेडियस होगा वो कुछ ऐसे पास होगा। और हमको पता है कि हाइपोटेनस के जो मिड पॉइंट होता है उसके सेंटर पे सर्कम सेंटर लाई करता है, तो यहाँ से सर्कम रेडियस इसका कितना हो जाएगा भाई, हो गया, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इफ AD इज द इंटरनल एंगल और बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल ABC। देखिए थ्योरम पे बेस्ड है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड है, ABC। तो हमारे पास क्या है, इंटरनल एंगल और बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, यानी कि इंटरनल एंगल और बाइसेक्टर ए एंगल का AD है, हमसे पूछ रहा है कि BD टू BC का रेशियो बताओ। तो हमको पता है कि बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी नो दैट द साइड which the angular bisector divides in the ratio of the corresponding sides of its angles। मतलब कहने का मतलब कि ये जो दो एंगल हैं, इस साइड को जो साइड कंटेन कर रहे हैं, जो उनका रेशियो होता है AB अपॉन AC, which that is equal to BD on BC। ठीक है, AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू BD अपॉन BC। हमको लेकिन BD टू BC का रेशियो, तो BD टू BC का रेशियो, तो BD की वैल्यू यहाँ से आपके पास हो जाएगी 3 टाइम्स DC। तो BD टू BC पूछ रहा है, तो BD अपॉन BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BD प्लस DC। BD की वजह से 3DC सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3DC अपॉन 4DC। जैसे DC कैंसिल हो गया तो मेरे पास आंसर क्या बचा, 3। ठीक है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो आर लेस देन 1। लेस देन 1 है, इफ द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल देन आर स्क्वायर इज गिवन बाय, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और के साइड्स जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेस देन 1। तो अगर मैं एक साइड को A मानता हूँ तो एक साइड हो जाएगी A/R और एक हो जाएगी A/R स्क्वायर। ऐसा ना करके क्या करेंगे, हम इसको पाइथागोरियन उसमें मतलब पाइथागोरस थ्योरम में लिख देंगे, तो आपके पास हो जाएगा A/R स्क्वायर का होल स्क्वायर इज A/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपके पास हो जाएगा A स्क्वायर बाई R की पावर 4 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AR का होल स्क्वायर ऑन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर, A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R की पावर 4। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली जो इक्वेशन बचेगी हो जाएगी 1 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R की पावर 4। राइट, थोड़ी देर के लिए, हाँ, तो देन R स्क्वायर की वैल्यू, अभी देखिए ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, किसमें, क्वाड्रेटिक इन R स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ R स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर माइनस वन। ये आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी बाई धाराचार्य मेथड आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 प्लस माइनस रूट 5/2। अब देखिए आर स्क्वायर तो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होगी, -1 माइनस रूट 5/2 तो लेंगे नहीं, नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 प्लस रूट 5/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अभी वाला क्वेश्चन डायरेक्टली प्रूविंग का है, तो इसको क्वेश्चन में गिवन है कि इन ट्रायंगल एबीसी एडी, ट्रायंगल एबीसी है that AD is perpendicular to BC and BE is perpendicular to AC। आपसे पूछा कि which one of the following is correct, तो हम इसको प्रूव करते हैं नीचे, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे AD जो है हमारा BC के परपेंडिकुलर है और जो हमारा बी है वो AC के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ADC क्या लिखेंगे हम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब मैं AC को क्या लिख सकता हूँ, AC को मैं ब्रेक कर सकता हूँ AE प्लस EC में, तो AE प्लस EC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स CE टू EC इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब मैं AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स CE, EC को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा EC को मैं लिख सकता हूँ AC माइनस AE, या फिर EC जो है, EC को मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर आप मतलब सॉरी EC को नहीं, CE 2 टाइम्स EA, ये होगा ना, ये सॉरी EA, तो मैं EA को क्या लिख सकता हूँ, AC माइनस AC माइनस CE, ये है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ AC माइनस CE, दैट इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स CE AC माइनस 2 CE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा AE स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स CE AC इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन ए इन ट्रायंगल एबीसी। अब मैं दूसरा लगाऊंगा यहाँ पे, कौन सा, इन ट्रायंगल ए सॉरी इन ट्रायंगल बीईसी, ठीक है। इन ट्रायंगल बीईसी की बात करें मेरे पास आ जाएगा BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ठीक है। BC को मैं लिख सकता हूँ क्या, BD प्लस DC, BD प्लस DC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो अगर ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD DC, RHS को भी वही रहने देते हैं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD को मैं लिख सकता हूँ, BD को लिख सकता हूँ BC माइनस DC इंटू DC इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। यहाँ से आपके पास हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC DC माइनस 2 टाइम्स DC स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। यहाँ से आपके पास हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस DC स्क्वायर नहीं माइनस DC स्क्वायर होगा ना, प्लस 2 BC BD
इक्वल टू बीई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर। जब हम दोनों को ऐड करेंगे देन, या फिर हम जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा। उसके बाद अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो हमारे पास बच क्या रहा है फिर, कि ए स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी ए बी सी माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ठीक है। तो अगर आप अभी इसको ध्यान से देखेंगे तो ई ए स्क्वायर, जो हमारा ई ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, यानी कि ई ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी कि ये और ये जब आप इसको इस तरफ लोगे तो आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी ए क्रॉस ए सी माइनस 2 टाइम्स बी क्रॉस बी डी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी देख लीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ए बी स्क्वायर हो गया, अगेन ये आपका ए बी स्क्वायर हो गया। जब आप इसको इधर लाओगे तो ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसको उधर भेज दीजिए। तो 2 टाइम्स सी ई क्रॉस ए सी इक्वल्स टू टाइम्स बी सी क्रॉस बी डी, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास फाइनली क्या टर्म बचा, ये वाला सी ई क्रॉस ए सी इज इक्वल टू बी सी क्रॉस बी डी, सी ई क्रॉस ए सी इज इक्वल टू सी डी क्रॉस सी बी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, टाइप हो गया थोड़ा। डी सी यहाँ पे डी सी होगा ना, तो हमने गलती से बी सी यहाँ पे डी सी होगा, राइट। तो करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डी सी हो जाएगा, डी सी, तो बी सी क्रॉस, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा इसका, सी क्रॉस डी सी, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ABCD is a parallelogram. E is a point on DC such that B, देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। A B C D E is a point on BC such that BE BC यानी कि A is to M is to N, AE and DB, AE and DB intersect at F. Then what is the ratio of the triangle FEB यानी कि triangle F to the area of the triangle AFD, area of the triangle AFD। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल यार वर्टिकल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्राइंगल एफ ई बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एफ डी बाय ए एक्सियम। ए एक्सियम से प्रूव करती है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो जब हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी जो हमको निकालना है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ट्राइंगल एफ ई बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो है एम, और ये इसका है ए एफ डी का कौन सा हो जाएगा, ए डी। ए डी क्या हो जाएगा, बी सी की वैल्यू, बी सी की क्या है, एम प्लस एन हो जाएगा, एम प्लस एन इनका होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो एम अपॉन एम प्लस एन के होल स्क्वायर के, क्योंकि बी सी की वैल्यू यदि एम प्लस एन है और ये पैरेललोग्राम है तो ए डी की वैल्यू बी सी के बराबर होगी, बी सी और इसकी वैल्यू प्लस एन हो जाएगी, अपॉन एम प्लस एन। If triangles ABC and DEF are similar such that 2AC is ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी, ठीक है, और ये हमारे पास एक ट्राइंगल है डी ई एफ। हमको ये गिवन है कि बी सी की वैल्यू 8 है तो ई एफ चाहिए, और ए बी की वैल्यू ए बी ही है, और डी ई की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ए बी है, और दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पे सी पी सी टी वो लगा सकते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा, ठीक, यानी कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ए बी
अपॉन डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, यानी कि 8 अपॉन ई एफ, हमको ई एफ ही चाहिए। तो ई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, है ना, 16 सेंटीमीटर जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम एरिया ऑफ सच अ रेक्टेंगल। देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, तो करने में आपको डिफ्रेंसिएशन की जरूरत पड़ेगी। आ, देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, हमने इस सर्कल के इनसाइड में एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और हमको एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि मैक्सिमम एरिया कवर करे, और हमें उस मैक्सिमम एरिया का बताना है कि होगा कितना। तो अब देखिए यहाँ से ये बेसिकली डायमीटर ऐसे पास करेगा सेंटर से 5 इसका। अब ठीक है ना, अब देखिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसकी जो साइड है मैं इसको x मान लेता हूँ, वाली जो साइड है x, और ये एंगल अगर यदि मैं थीटा मान लूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा x tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो रिलेशन लिखने जा रहा हूँ, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 5 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से 25 आ जाएगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू 25 आ गई, पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मुझे निकालनी है एरिया की, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एक्स इंटू एक्स tan थीटा, एक्स स्क्वायर tan थीटा, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू को बोल सकता हूँ कि ये 25/sec² थीटा हो जाएगी। तो यहाँ मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या 25/sec² थीटा, तो 25/sec² थीटा इंटू tan² थीटा, यानी कि अगर हम इसको खोले तो हो जाएगा 25 cos² थीटा sin² थीटा बाई cos² थीटा, सॉरी ये tan थीटा है ना, tan थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ sin थीटा बाई cos थीटा आएगा, तो आपका हो जाएगा 25 cos थीटा sin थीटा, क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एरिया का एक्सप्रेशन आ गया क्या 25 cos थीटा इंटू साइन। तो यदि मैं इसको देखूं, यदि मैं इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूं, 2 और इंटू, तो एक आपका क्या बन जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा 25/2 sin 2 थीटा, है ना, 2 sin थीटा cos थीटा, ये जो ये वैल्यू लिखी 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू sin 2 थीटा होगी। अब हमको निकालना है मैक्सिमम एरिया। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ सच अ रेक्टेंगल। तो भाई इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हम सभी को पता है कि 1 होती है, तो मैक्सिमम एरिया इसका कितना आ जाएगा 25/2, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अ ड्रेनेज टाइल इज अ सिलेंड्रिकल शेल 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर, सिलेंड्रिकल शेल है के लिए ये है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा पास एक सिलेंड्रिकल शेल है, इसका इनर और आउटर डायमीटर हमको देके रखा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर एंड 5.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्ले रिक्वायर्ड फॉर द टाइल, तो वॉल्यूम ऑफ द क्ले तो सिर्फ इतने में ही जाएगी ना, इस टाइल के इतने में जाएगी, यानी कि आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। जब आप आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करेंगे, आउटर वॉल्यूम में इसका अ, अच्छा पहले सिलेंडर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो एच दोनों में कॉमन है, तो आर ओ माइनस पाई आर स्क्वायर इनसाइड इंटू पाई इंटू एच कॉमन हो जाएगा, आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। तो रेडियस की वैल्यू होती है डायमीटर बाई 2, तो लिख लेते हैं पाई एच इंटू डायमीटर ऑफ आउटसाइड स्क्वायर बाई 4 माइनस डायमीटर ऑफ इनसाइड स्क्वायर बाई 4। तो पाई एच बाई 4 बाहर आ जाएगा, डायमीटर ऑफ आउटसाइड कितना है 5.1 का स्क्वायर माइनस डायमीटर ऑफ इनसाइड कितना है 4.5 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 22/7 टू 21, हाइट की वैल्यू कितनी 21 दे रखी है बाई 4, तो 5.1 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा 9.6 मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, कितना हो जाएगा 0.6, 0.6।
सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 11, तो ये 33/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 5.76, उसे कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2.88 मल्टीप्लाइड बाई 30, या फिर अगर हम पाई को छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पे बेसिकली पाई के टर्म्स में दिया हुआ है ना आंसर, तो हम फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं पाई पाई के टर्म्स में। तो पाई को बाहर रखें, पाई और एच को बाहर रखें, पाई एच बाई 4 को बाहर रखेंगे तो ये कितना आया, ये कितना आया था हमारे पास 5.76। एच बाई 4 कितना हो जाएगा मेरे पास 21/4, 21/4 कितना होता है 4 5 5.28, सॉरी 5.25, 5.25 मल्टीप्लाइड बाई 5.76 टू पाई, तो ये तो हमारा किसी में भी फिट नहीं बैठ रहा है बिकॉज 5 × 5 तो कुछ 25 के टर्म्स में जाएगा, 25 तो किसी में नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 6 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया हम सभी को पता है क्या होता है, पाई आर एल, एल इज द स्लैंट हाइट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको बनाएं तो ये हमारा कोन हो गया, ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगा, ये 4 है तो ये हमारा स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा 5। तो पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू होती है 322/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितना है 3 इंटू स्लैंट हाइट है 5, तो 15 इंटू 3.14। अप्रोक्सीमेट आंसर अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप, 0, 2, 7, 15, 4, 1, 3, 0, 11, 7, 4, 47.10 के आसपास जो है आपका एरिया आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो अप्रोक्सीमेट हमसे पूछा है तो आ जाएगा आपका 47 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ सर्कल बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एंड सेंटर। बहुत ही सिंपल सवाल है। हमारे पास ये सर्कल है और हमारे पास एक कॉर्ड गिवन है, कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कॉर्ड बना लेता हूँ। हमसे पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट, यानी कि बेसिकली हमसे इस पोर्शन का एरिया पूछा होगा कि इस पोर्शन का एरिया कितना होगा। एडिशनल हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये सेंटर से 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, यानी कि ये जो कॉर्ड है आपकी, ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। तो हम ये जो रेड पोर्शन है, ये जो रेड लाइन है, हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं कि देखिए, तो मैं आपसे मतलब तो नीचे करते हैं। हमसे क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये सर्कल है और ये जो इसका डायमीटर है, और ये जो इसका कॉर्ड है, ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, इतना जो एरिया है ना, जिसको मैं यहाँ पे इससे मार्क कर रहा हूँ, ये ये वाला जो जो इसको मैं इसको शेड कर रहा हूँ, या सपोज ये आपका एरिया A1 है, और ये जो जिसको मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ये हमारा एरिया A2 है, ठीक है। तो हमको यही निकालना है, हम इन दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा है A1, ये हमारा A2, हमको A1 प्लस A2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारा टोटल एरिया होगा, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। तो पहले हम A1 निकाल डालते हैं, A1 या फिर हम A2 निकाल दें, तो A2 क्या हो जाएगा, अगर ये 5 है, ये रेडियस है हमारा, ये हमारा जो है रेडियस है, कितना हो जाएगा, हाफ टू आर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा A2 हो जाएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी, तो 2r² की वैल्यू 25 हो जाएगी, तो r² की वैल्यू 25/2 हो जाएगी, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/4, ठीक है। अब A1 की वैल्यू कैसे निकालें, हम सभी को पता है कि जो ये पोर्शन है, यहाँ से देखिएगा, इस कलर से करो, ब्लैक से करो, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा सेक्टर है, और अभी अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला था, क्या, हाफ इंटू r² इंटू थीटा रेडियंस। तो r² की वैल्यू 25/2 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं 25/2 इंटू थीटा, थीटा रेडियंस क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, 5/2 हो जाएगा, ठीक है।
कितना हो जाएगा 25 पाई बाई 8, 25 पाई बाई 8। तो इस पूरे सेक्टर का जो एरिया है वो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 पाई बाई 8। तो A1 निकालने में हो जाएगा इस पूरे सर्कल का एरिया माइनस इस पूरे सेक्टर का एरिया, जो जहाँ पे एरो चल रहा है ध्यान से देखिए, ये जो सेक्टर है इसका एरिया को हम माइनस करेंगे किस में से, इस पूरे सर्कल के एरिया में से। तो मेरे पास A1 का एरिया आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 25/2 माइनस 25 पाई बाई 8। तो कितना हो जाएगा 75 पाई बाई 8, ये हमारा हो जाएगा A1। और ये मेरे पास ऑलरेडी A2 आ चुका है, A1 प्लस A2 निकालना है, निकाल देते हैं। 75 पाई बाई 8 प्लस 25/4, क्या करना है 25/4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 पाई बाई 2 सेंटीमीटर। और इसी फॉर्मेट में हमारा आंसर दिया हुआ है 25/4 1 प्लस 3 पाई बाई 2। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/4 1 प्लस 3 पाई बाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ज्योमेट्री अगर आपको अच्छे से आती तो आप इसको अच्छे से कर ले जाए। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरिएट व्हिच टेक्स वैल्यूज लेस देन दिस। द मीडियन इज इक्वल टू मीन। अभी इसका मीन कितना है 2 + 2 + 2 + 2, ये आपका हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 20। 8 कितना होता है 36, 36/8। ये आपका हो जाएगा कितना 4 2 = 4 9, 4.5 आपका मीन आ रहा है। मीडियन भी निकाल देते हैं, मीडियन कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज अरेंज करूँ तो कितना हो जाएगा 2,2,2,2,7,7 ऐसे है। तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बाई 2, यानी कि इनका मीन लेंगे। मीन कितना हो जाएगा 9/2 यानी कि 4.5। तो मीडियन भी 4.5 आ रहा है, मीन भी 4.5 आ रहा है, तो मीडियन इज इक्वल, पहला स्टेटमेंट सही। द मोड इज बोथ 2 and 7। ठीक है, किसी भी वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी प्री मॉड्यूलर वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में मोड हमेशा एक होता है, कोई भी दो नंबर एक साथ मोड नहीं, भले ही दोनों की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल है। एंड अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि वो बाई वेरिएट मॉडल है, तो हम यहाँ पे मोड को दोनों नहीं बोल सकते, कोई एक ही मोड होगा, तो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा सिर्फ वन ओनली यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सभी को पता है क्या होता है। यहाँ पे जब हम बार ग्राफ्स ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है जहाँ पे हमारे क्लास इंटरवल्स होता है, और ये हमारे वाई एक्सिस होता है जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ बार ग्राफ्स ऐसे बनाते हैं ना, हिस्टो टाइप में कुछ बार ग्राफ्स जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कुछ बार ग्राफ्स होते हैं। फिर हम इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं ऐसे ऐसे, वो जो मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मैच फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है। ठीक है, इसका हमसे क्या बोला था, ओरिजिनल the original frequency distribution can be reconstructed from the polygon obviously। मतलब ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास ये हिस्टोग्राम गिवन है, तो क्या हम हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मिड पॉइंट्स है हर क्लास इंटरवल्स के, तो हम क्लास इंटरवल्स निकालेंगे। सपोज 20 40 है, तो 20 30 का मिड पॉइंट 25। अगर मैं यहाँ से हिस्टोग्राम से देखूँ 25 है, तो यहाँ से मैं क्लास इंटरवल निकाल दूंगा और प्लस उनकी निकाल सकता हूँ, है ना। तो हम हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टचेस द एक्स एक्सिस इन इट्स एक्सट्रीम राइट एंड एक्स, अब ऑब्वियसली यानी कि इसके पहले वाला जो क्लास इंटरवल होगा 10 to मिड पॉइंट को यहाँ पे ये ऐसे टच करेगा, और इसके बाद वाला जो क्लास इंटरवल 6 to 70 यहाँ पे इसको ये यहाँ टच करेगा ऐसे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है हमारा एक्स एक्सिस को, यानी कि इस वाली एक्सिस को टच कर रहा है एक्सट्रीम राइट में और एक्सट्रीम लेफ्ट में। एक्सट्रीम राइट में भी टच कर रहा है और एक्सट्रीम लेफ्ट में टच, हमारा दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होता है। ये सब फैक्चुअल बातें हैं, याद होनी चाहिए। बोथ 1 and 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। तो क्या करना है, क्लास इंटरवल हमको पता है, क्लास इंटरवल हमको पता है, तो हम यहाँ से एक्स आई निकाल सकते हैं। एक्स आई क्या होता है, मीन सबकी जो मिडिल वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की, तो निकाल देते हैं। या हमारे पास हो जाएगा 11 13 की मिडिल वैल्यू होती है 12, इसकी होती है 14, इसकी हो जाएगी 16, इसकी हो जाएगी 18, इसकी हो जाएगी 20, ये आपका 22 और ये आपका 24। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ये हमारे पास एफ आई गिवन है, यहाँ से क्या निकालेंगे समेशन एफ आई ठीक है, एफ आई एक्स आई निकाल देंगे। कितना हो जाएगा 12 × 3 36 होता है, 14 × 6 हमारा कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और हमारा 16 × 9 हमारा कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा।
18 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। 20 इंटू एफ को हम वैसे वैसे ही छोड़ देते हैं। 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और 24 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 96। अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं? समीशन एफ आई एक्स आई। हमारा हो जाएगा क्या? समीशन एफ आई एक्स आई, यानी कि 704। जब आप इन टोटल को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 704 प्लस एफ। उसके बाद हम ये यहाँ पे ऐड करेंगे क्या? समेशन एफ आई लिख देंगे यहाँ पे। समेशन एफ आई कितना हो जाएगा? 9 18 18 32 9 41, तो 41 प्लस एफ, सॉरी सॉरी 18 और 13 कितना हो जाएगा? 31, 31 प्लस 9 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई आ गया, हमारे पास समेशन एफ आई आ गया। हमको गिवन है 18, तो 18 इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई यानी कि 704 प्लस एफ अपॉन समेशन एफ आई यानी कि 40 प्लस एफ। तो उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 720 प्लस 18 एफ इज इक्वल टू 704 प्लस एफ। सॉरी यहाँ पे 20 एफ आएगा ना, हाँ 20, तो 20 एफ यहाँ आ जाएगा। तो उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू 2 एफ, तो एफ की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। What is which of the following items of information is a good example of statistical data? A table of logarithms of numbers. ये अच्छा एग्जांपल नहीं है। उस logarithms में हमारे पास डेसिमल वैल्यूज आएंगी, तो और डेसिमल वैल्यूज हमारे हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो बहुत सारे लॉग्स की वैल्यू निकाल पाना स्टैटिस्टिकली इज नॉट अ गुड एग्जांपल। यहाँ पे बहुत सारे लॉग की वैल्यूज आएंगी प्लस कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज होती है, तो उनका स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दूसरा, अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ 120 स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे नेम्स मेंशन। अगर रोल नंबर कहता या कुछ कहता, रोल नंबर कहता या मार्क्स कहता तो हम मेंटेन कर सकते, लेकिन ये नेम्स है। नेम्स का कोई डेटा थोड़ी ना होता है। हमें स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए। स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब जिसमें ऑब्जर्वेशन हो, जिसमें नंबर्स हो, जिसमें हम नंबर से डील करें। हमें यहाँ पे नेम से डील नहीं करना है, तो ये नहीं होगा। तीसरा, लिस्ट ऑफ एनुअल इनकम्स। एनुअल इनकम में अब यहाँ पे एनुअल इनकम यानी कि एक नंबर टर्म आ गया हमारे पास, इनकम नंबर्स में होती है, तो वहां पे हम मेंबर्स ऑफ अ क्लब की जो एनुअल इनकम है उसकी लिस्ट का स्टैटिस्टिकल डेटा मेंटेन कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है किसी चीज का आंकड़ा, डेटा। डेटा मतलब कि न्यूमेरिकल थिंग, वहाँ पर डेटा होती है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप में आपको ध्यान रखना होता है, हमको यहाँ पे नीचे से शुरू करना होता है, राइट। नीचे से हम शुरू करते हैं लेस देन टाइप वाले केस में। तो अगर हम इसका देखें फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी लेस देन 250, जिनकी इनकम लेस देन 250 है वैसे टोटल 12 लोग हैं। जिनकी इनकम लेस देन 500 है, लेस देन 500, 500 मतलब कि वो 250 से भी कम है। टोटल टोटल ऐसे पर्सन जिनकी इनकी इनकम 500 से कम है, वो टोटल कितने हो जाएंगे? अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना? 44। लेकिन ऐसे पर्सन जिन 500 से तो कम है लेकिन 250 से ज्यादा है, तो हम कैसे लिखेंगे? 32 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 40, थर्ड, सॉरी 20। फिर जिनकी इनकम 750 से कम है लेकिन 500 से ज्यादा है, वो क्या हो जाएगी? दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? 3। दिस माइनस दिस हो गया तो आपका हो जाएगा 15, फिर ये 10 और एक फिर ये 20। और यहाँ पे हम इनकम वो इंटरवल्स में लिख देता है। हाँ, इंटरवल्स में लिख देता है कि ये जो है वो लेस देन 250 है, ये बिटवीन 250 एंड 500 है, ये बिटवीन 500 एंड 750 है, ये बिटवीन 750 एंड 1000 है, ये बिटवीन 1000 एंड 1250 है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, है ना, इसके लिए। और ये बिटवीन 1250 टू 1500 है। ठीक है। हमसे कहता है व्हाट इज द मॉडल क्लास? मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें है? 23 वाले में, ये 23 वाले में सबसे ज्यादा है, तो इसकी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? 500 750। ठीक है, 500 टू 750। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 98, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू unequal positive numbers is always greater, the geometric mean of two unequal positive numbers is always greater than their harmonic mean। देखिए सिंपल सिंपल एकदम, ये तो फैक्चुअल बेस्ड है कि हमको पता है कि भाई am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm, ये होता है। और इक्वल टू साइन तब आता है जब हमारे पास इक्वल नंबर्स हो, इक्वल। लेकिन हमसे क्वेश्चन में गिवन है कि टू अनइक्वल नंबर्स, उस केस में हमारे पास इक्वलिटी साइन हट जाती है, सिर्फ अनइक्वलिटी साइन रहती है। am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन h, ये होता है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही
ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सिंपल फैक्चुअल बेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिस्क्रीट सेट ऑफ डेटा। अरिथमेटिक मीन यूजेस ऑल द डेटा एंड इज ऑलवेज यूनिक, द मीडियन यूजेस ओनली वन और टू। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, आप कुछ ऑब्जर्वेशन लीजिए, सपोज 1 2 5, ठीक है, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं 6 6 15 15/5, इसका एवरेज कितना हो जाएगा मेरे पास 3। सपोज अब देखिए अरिथमेटिक मीन यूजेस ऑल द डेटा, यानी कि इसने सारे डेटा को यूज किया 1 2 5, ये यहाँ तक सही है। फिर हमसे बोला कि इज ऑलवेज यूनिकली डिफाइंड। यूनिकली डिफाइंड का मतलब क्या होता है, सपोज आपने इस पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए मीन निकाला जो कि आया 3। अब हमने कोई चेंज किया, सपोज मैंने 2 की जगह यहाँ पे 3 रख दिया, 3 रख दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे मीन चेंज होना ही होना है, ना कुछ आएगा, मीन आएगा, 3 तो नहीं आएगा लेकिन कुछ और आएगा। तो हमेशा यूनिक, यूनिक का मतलब होता है हर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक वैल्यू आती है। मतलब कि अगर हम इस सेट को लें तो हमारा मीन एक यूनिक नंबर आएगा, फिर अगर हम इसको चेंज कर दें तो अलग से एक दूसरा नंबर आएगा, वो भी यूनिक होगा, तो हमेशा यूनिकली डिफाइंड होगा। अब अब ये देखें मीडियन है, अब यही हम सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, मीडियन में लिखा है कि मीडियन यूजेस ओनली 1 और 2 नंबर्स। अब यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, इसका मीडियन से भी 3 से डिफाइंड होता है ना, यूजेस ओनली 1। अब सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारे इवन होते तो 3 का 4 हो जाता, तो लेता बीच बीच के 2 ऑब्जर्वेशन, तो हमेशा 1 और 2 डेटा लेगा। ये सबको नहीं ले रहा है, ये सिर्फ बीच की वैल्यूज को ले। दूसरा हमसे डेटा हमसे कह रहा है कि मे नॉट बी यूनिक, ऑब्वियसली नॉट यूनिक। सपोज हमने यहाँ पे इसको कोड चेंज कर दिया, तो मीडियन तो वही रहेगा, मीडियन यूनिक हुआ नहीं। यूनिक का मतलब होता है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए इसका मीन यूनिक है, मतलब कि इसका मीन सिर्फ एक ही हो सकता है। तो मतलब अगर आपने कुछ चेंज किया तो मीन वो नहीं रहेगा, वो मीन अलग हो जाएगा। तो हर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलर वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं मीडियन के केस में, चाहे आप ये लो चाहे आप ये लो, दोनों में मीडियन मीडियन 3, उस केस में मीडियन यूनिक नहीं होता है, केस में मीडियन यूनिक नहीं होता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट और हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बोथ 1 एंड 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे लास्ट वाले सवाल पे आते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस इज दिस, यानी कि x1 से लेकर xn होल की पावर n की वैल्यू यहाँ x है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस यानी कि y1 लेकर yn पावर n, इसकी वैल्यू है y। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस, अब इसको सेग्रीगेट करके लिख, ठीक है, सेग्रीगेट करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 y1 एंड सो ऑन टिल xn yn, इसके हमको ज्योमेट्रिक मीन निकाल, तो हम सेग्रीगेट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 से लेकर xn होल की पावर n मल्टीप्लाइड बाई y1 से लेकर yn होल की पावर n, इसकी वैल्यू हमको गिवन है x, इसकी वैल्यू हमको गिवन है y, तो इसका मीन क्या, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, xy। हमारा पहला स्टेटमेंट जाएगा, सिमिलरली हम इसके साथ भी वही सेम चीज करेंगे, x1 y1 मल्टीप्लाइड बाई टिल xn yn होल की पावर n, इसकी ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, x1 से लेकर xn होल की पावर n अपॉन y1 से लेकर yn होल की पावर n विच इज इक्वल टू x अपॉन वाई। तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, तो हमारा ये दोनों के स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, दैट इज बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो इसी के साथ हम यहाँ पे CTS 2014 फर्स्ट पेपर को एंड करते हैं। आपने देख लिया कि हमारा जो सेकंड जो सेकंड क्वेश्चन है 51 to 100 वाला, उसमें मेजरली हमारे पास ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है, और पहले वाले में हमारे पास नंबर थ्योरी, वर्क टाइम, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, बेसिकली अलजेब्रा और अरिथमेटिक के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।